सर रतन टाटा, एक प्रेरक जीवन यात्रा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिए। भाग 1, बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। सर रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ। उनके दादा जमशेदजी टाटा ने टाटा समूह की नींव रखी, जो आज भारत के सबसे बड़े और सम्मानित उद्योगपतियों में से एक हैं। रतन जी के पिता नवल टाटा और माता सूनू टाटा का विवाह एक आदर्श परिवार की तरह नहीं था। जब रतन जी केवल 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। ये घटना रतन के लिए एक बड़ा झटका थी, जिसने उन्हें अकेलेपन का एहसास कराया और उनके मन में सवाल उठाए कि परिवार का क्या अर्थ होता है। रतन सर की दादी नवाजबाई टाटा ने उन्हें अपने पास रखा और उनके पालन पोषण का जिम्मा लिया। नवाजबाई ने रतन सर को ये सिखाया कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपनी मेहनत से ही सफलता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने रतन सर को ये भी सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। रतन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, मुंबई से प्राप्त की। यहाँ उन्होंने उत्कृष्टता के साथ पढ़ाई की और अपने सहपाठियों के बीच एक अलग पहचान बनाई। वे हमेशा उत्कृष्ट छात्र रहे, लेकिन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण कमी थी, उनके माता पिता का अलगाव। इस कठिनाई ने उन्हें और मजबूत बनाया और उन्होंने ये ठान लिया कि वे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। भाग 2, शिक्षा और प्रारंभिक संघर्ष के बारे में जानते हैं। 1962 में रतन सर ने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। यह एक चुनौतीपूर्ण निर्णय था, क्योंकि उनके परिवार में पहले से ही उद्योग की परंपरा थी। रतन सर ने इस पढ़ाई के दौरान अनुभव किया कि सच्ची शिक्षा केवल किताबों में नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में भी होती है। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न छात्र गतिविधियों में भी भाग लिया, जिससे उन्हें नेतृत्व क्षमता विकसित करने का मौका मिला। कॉर्नेल में पढ़ाई करते समय रतन सर की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उन्होंने एक लड़की से प्यार किया, लेकिन वह रिश्ता सफल नहीं हो सका। यह उनके लिए एक दर्दनाक अनुभव था, लेकिन उन्होंने इसे एक सीख के रूप में लिया। उन्होंने समझा कि जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमें उनसे सीख लेना चाहिए। भाग 3, टाटा समूह में करियर की शुरुआत कैसे हुई थी, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1962 में जब रतन टाटा भारत लौटे, तो उन्होंने टाटा समूह में शामिल होने का निर्णय लिया। शुरुआत में उन्हें टाटा स्टील में सामान्य श्रमिक के रूप में काम करने का मौका मिला। यह निर्णय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उन्हें अपने कर्मचारियों की समस्याओं और वास्तविकता का सामना करने का अनुभव मिला। उन्होंने अपने काम के प्रति निष्ठा और मेहनत दिखाई, जो उनके जीवन के मूलभूत सिद्धांतों में से एक बन गया। रतन ने विभिन्न विभागों में काम किया और अपने अनुभव से सीखा कि एक नेता को अपने लोगों की समस्याओं को समझना आवश्यक है। उन्होंने महसूस किया कि हर कर्मचारी का योगदान महत्वपूर्ण होता है और उनकी मेहनत का सम्मान किया जाना चाहिए। इस सोच ने उन्हें एक सच्चे नेता के रूप में स्थापित किया और टाटा समूह की संस्कृति को एक नया आयाम दिया। भाग 4, टाटा समूह का नेतृत्व कब और क्यों किया था, आइए जानते हैं। 1991 में सर रतन टाटा ने टाटा समूह की बागडोर संभाली। उस समय भारत में आर्थिक उदारीकरण हो रहा था और रतन सर ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने नई प्रतिभाओं को मौके दिए और कई वरिष्ठ अधिकारियों को सेवानिवृत्त किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई नए उत्पादों और सेवाओं की शुरुआत की। रतन का मानना था कि व्यापार का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज की भलाई करना भी है। यही कारण था कि उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और टाटा मोटर्स जैसे ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। उनकी दृष्टि ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया। भाग 5, टाटा नैनो की कहानी की शुरुआत के बारे में जानते हैं। रतन टाटा जी का एक बड़ा सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी कार हो। इसी सोच के साथ उन्होंने 2008 में टाटा नैनो को लॉन्च किया, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में पेश किया गया। ये कार भारत में मध्यम वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बन गई। हालांकि नैनो की यात्रा आसान नहीं थी। इसे लॉन्च करने के बाद कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा,
जैसे कि सुरक्षा मानक और विपणन की समस्या। लेकिन रतन सर ने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने इस कार को सफल बनाने के लिए सभी प्रयास किए। उनका ये दृष्टिकोण कि छोटे विचार भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, ने उन्हें आगे बढ़ने का साहस दी। भाग 6। अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण कब और क्यों हुआ उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर रतन टाटा की दृष्टि ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2008 में उन्होंने ब्रिटिश ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को अधिग्रहित किया। यह निर्णय कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि इन कंपनियों को बचाना मुश्किल माना जा रहा था। इस अधिग्रहण ने साबित कर दिया कि रतन टाटा केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सोचते हैं। उन्होंने अपने नेतृत्व में इन कंपनियों को नई पहचान दी और उन्हें वैश्विक बाजार में मजबूत किया। उनका विश्वास और साहस न केवल टाटा समूह के लिए, बल्कि पूरे भारतीय उद्योग के लिए एक प्रेरणा बना। भाग 7। मुंबई आतंकी हमले, जो कि बहुत दुखद घटना थी, उसके बारे में बताने की कोशिश करती हूँ, जिसके बाद घायल और पीड़ित परिवार की रतन टाटा सर ने क्या क्या मदद किया। 26/11 के आतंकी हमले के बाद रतन टाटा ने ताज होटल के कर्मचारियों और पीड़ितों की मदद के लिए सामने आए। इस कठिन समय में उन्होंने न केवल व्यावसायिक बल्कि मानवता की सेवा की। उनकी करुणा और संवेदनशीलता ने उन्हें एक सच्चे नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने होटल के कर्मचारियों को उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में मदद की और पुनर्निर्माण के लिए कई पहल की। रतन टाटा की इस दया और साहस ने उन्हें केवल एक व्यवसायी नहीं, बल्कि एक मानवतावादी भी बना दिया। भाग 8। रिटायरमेंट और विरासत की कहानी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 2012 में सर रतन टाटा ने टाटा समूह से रिटायर होने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने न केवल टाटा समूह को एक नई पहचान दी, बल्कि उन्होंने व्यावसायिक नैतिकता, मानवता और समाज सेवा की दिशा में एक नया मार्ग भी प्रशस्त किया। उनका मानना था कि व्यापार का सबसे बड़ा उद्देश्य समाज की भलाई करना है। रतन टाटा की यह सोच आज भी कई व्यवसायियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। भाग 9। प्रेरणादायक कहानियां, जो कि रतन टाटा सर के जीवन से जुड़ी हुई हैं। सर रतन टाटा की जिंदगी में कई प्रेरणादायक घटनाएं हैं। उनकी विनम्रता, दयालुता और साहस ने उन्हें एक अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। एक बार उन्होंने एक सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्हें पता चला कि कई गरीब बच्चे स्कूल जाने के लिए लंबा सफर पैदल तय कर रहे थे। इन बच्चों की आंखों में पढ़ाई के प्रति लगन थी, लेकिन उनके पास साइकिल नहीं थी, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही थी। सर रतन टाटा ने उनकी स्थिति देखकर तुरंत निर्णय लिया कि वो इन बच्चों के लिए साइकिल खरीदेंगे। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर स्थानीय दुकानों से साइकिलों का ऑर्डर दिया और आवश्यक पैसे भी अपने फंड से दिए। जब वितरण का दिन आया, तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रतन सर ने उन्हें एक एक साइकिल देते हुए कहा, ये साइकिल केवल एक साधन नहीं है, यह आपकी मेहनत और शिक्षा का प्रतीक है। इस छोटी सी मदद ने बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया और उनकी पढ़ाई में सुधार हुआ। भाग 10। रतन टाटा सर की जीवन के बारे में जानने के बाद क्या प्रेरणा मिलती है। सर रतन टाटा की जीवन यात्रा ये सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। उनकी कहानी प्रेरणा देती है कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं और समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हम एक सच्चे नेता बनते हैं। उनका जीवन ये दिखाता है कि असली सफलता केवल धन और शक्ति में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में स्थान बनाने में है। सर रतन टाटा जी का संदेश जो सबको पता होनी चाहिए। सर रतन टाटा का मानना है कि आपका जीवन केवल उस पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या करते हैं, बल्कि उस पर भी निर्भर करता है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं। ये सोच आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर यह साबित किया। रतन टाटा जन्म 28 दिसंबर 1937, निधन 9 अक्टूबर 2024। रतन जी, आप जैसा कोई नहीं, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। अलविदा। रतन टाटा जी भारत का कोहिनूर चला गया। मैं रतन टाटा सर का बहुत सम्मान करती हूँ। अगर कहानी बताने में कुछ गलती हो गई हो तो कृपया छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। थैंक यू। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।